हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में। यहाँ करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे हम एमसीक्यूज के थ्रू। आने वाले फिल्म्स 2021 के लिए आप ओनली आईएएस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से अवेलेबल है। आपको लिखना होगा ओनली आईएएस नथिंग एल्स। यहाँ पे आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। तो आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हो और आप अपने साथी बंधुओं को भी ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हो ओनली आईएएस नथिंग एल्स। ओनली आज के यूट्यूब के प्लेलिस्ट से जाके आप 2021 के लिए इंपॉर्टेंट कोर्सेज लाइक मैपिंग सीरीज, इकोनॉमिक सर्वे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, रामसार साइट, हिस्टोरिकल इवेंट, जीआई टैग, ठीक है, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख कर सकते हो, जो कि आपके रिवीजन के पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और प्रीलिम्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, येलो डस्ट के बारे में दिया हुआ है कि येलो डस्ट रिसेंटली न्यूज़ में थी। इससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला बोला है कि ये एक टाइप का मीटेरोलॉजिकल फेनोमिनन है जिसके अंदर मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ती है। ठीक है, मिट्टी यानी कि सैंड। दूसरा बोला है कि इस येलो डस्ट की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स भी आ जाते हैं जो कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कर देते हैं, लाइक सांस की बीमारी, अस्थमा वगैरह। ये देखो, येलो डस्ट के बारे में जो पहला स्टेटमेंट दिया है ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है कि सैंड के पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा भी बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे कोई गैसेस हों या पार्टिकुलेट मैटर्स हों, वो भी एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ जाते हैं और फिर हम उन सांस के जरिए वो हमारी सांसों की नली तक पहुंच जाते हैं और फिर आगे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होते हैं। हमें करेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, बोथ 1 और 2। जनरली ये जो येलो डस्ट वाला फिनोमिनन है ये चाइना और मंगोलिया में देखा गया है। चाइना और मंगोलिया के जो डेजर्ट है, वहाँ के रेगिस्तान है, वहाँ से मिट्टी ये उड़ती है और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तक पहुँच जाती है। और बाकी ये येलो जो डस्ट है वो काफ़ी डेंजरस है क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। इसकी वजह से ये यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। पहला बोला है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट की मदद कर रही है वर्ल्ड बैंक। दूसरा बोला है कि इसका एम है हाई एल्टीट्यूड पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन करना और लोकल कम्युनिटी का नेचुरल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंस कम हो सके, रिड्यूस हो सके, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट तो आपने कई जगह देखा होगा, अगर आपको इन्वायरमेंट की कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो उसमें सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है वो आता है। आधा स्टेटमेंट सही है। यूनियन गवर्नमेंट इसमें कर तो रही है। यूनियन गवर्नमेंट में मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट है वो वर्ल्ड बैंक के साथ नहीं है, वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ है। दूसरा बिल्कुल सही है। हम हाई एल्टीट्यूड की बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसकी नेचुरल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंस घट जाए। लाइक नेचुरल इकोसिस्टम पे डिपेंडेंस कैसे घटेगी कि लोग अपना खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ काटते हैं, उससे फिर बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। तो लोगों को अगर कोई अल्टरनेटिव सोर्स मिल जाए तो वो क्यों लकड़ियाँ काटेंगे। इस तरीके से हमें करेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखो, पहला तो इनकरेक्ट हो गया, यूएनडीपी इसमें एसोसिएटेड है। दूसरा ये है कि भाई ये 6 साल के लिए प्रोजेक्ट है और ये 4 राज्यों के अंदर एप्लीकेबल है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर और सिक्किम के अंदर। ठीक है, इन चारों राज्यों में स्नो लेपर्ड्स भी पाए जाते हैं जो हिम तेंदुए हैं वो। ठीक है, तो कोशिश यही हम लोग कर रहे हैं कि भाई हिमालयन का जो इकोसिस्टम है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यहाँ पे आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति के बारे में बताना है हमें और उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी सारी डिटेल हमें दी गई है। उन डिटेल के बेसिस पे हमें देख के बताना है कि किस आदमी की बात हो रही है। बोला है कि वो व्यक्ति बहुत, उनके पास काफ़ी डिस्टिंक्शन थी। वो एक सिविल सर्वेंट थे, वो एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, हिस्टोरियन थे और 1857 की क्रांति के दौरान वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी थे। इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा है द कॉजेज ऑफ द इंडियन रेवोल्ट। ठीक है, तो ये सारी डिटेल देख के हमें बताना है कि कौन है। सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता या फिर
WC बनर्जी यानी कि वोमेश चंद्र बनर्जी। देखो, जब अगर बात होती है सिविल सर्वेंट की और एजुकेशनिस्ट की, सोशल रिफॉर्मर की बात होती है तो काफ़ी सारी बातें होती हैं और हमारा आइडिया पहुंचता है सर सैयद अहमद खान, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, AMU वाले। ठीक है, बाकी ये तो आपको पता होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में स्पेशल बात ये है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और WC बनर्जी ने पहला जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उसको हेड किया था। फिरोज शाह मेहता एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे, उनका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाने में उनका योगदान रहा। देखो, सर सैयद अहमद खान ने काफ़ी सारी चीज़ें खोली। एक तो उन्होंने AMU के वो संस्थापक रहे हैं। ठीक है, एंग्लो मोहम्मदीन ओरिएंटल कॉलेज उन्होंने खोली है। फिर उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन खोली है। एक उन्होंने मैगज़ीन भी निकालते थे, वो तहदीब उल अखलाक। ठीक है, ये थी। और बाकी ऐसा बोला जाता है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को ये बोला कि भाई आपको पॉलिटिक्स में एसोसिएटेड होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी आपको ज़रूरत है कि आप जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश हुकूमत जो आपको डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, आप उन डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ को आप यूज़ करिए और आगे बढ़िए। बाकी फ़ीमेल के लिए इन्होंने बोला था कि ये निकाब, हिजाब, इस तरीके की जो चीज़ें हैं आप उसको अबेंडन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप हिंदी में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बात की गई है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC देश के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पे चुनाव जो है वो होते ही रहते हैं। पहला इसमें बोला है कि इसका मेन पर्पज है कि रूलिंग पार्टी चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो अपनी पोजीशन का मिसयूज ना कर सके टू गेट एन अनफेयर एडवांटेज इन द इलेक्शन। दूसरा बोला है कि जैसे ही इलेक्शन शेड्यूल की घोषणा होती है वैसे ही ये इमीडिएटली फोर्स में आ जाता है। तीसरा बोला है कि इट इज़ बैक्ड बाय दी रिप्रेजेंटेशन RPA जो 1950 वाला 1 वाला एक्ट है उसके थ्रू इसको लीगल स्टेटस मिला हुआ। देखो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना किसी कानून के थ्रू बना हुआ नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अगर अपना तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, हमारे पास बचता है ऑप्शन नंबर A, दैट इज़ 1 और 2। ठीक, रीज़न क्या है कि इसको कोई कानून नहीं बना हुआ है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उन्होंने वॉलेंट्री एक्सेप्ट किया हुआ है कि भाई हम इस तरीके के कोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये कोड काफ़ी अच्छा है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसमें ये होता है कि भाई सभी को एक वॉलेंट्री कोड जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, वो किसी तरीके से एडवांटेज नहीं ले सकती है। लाइक जब भी इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी होती है वो कोई डेवलपमेंट की स्कीम लॉन्च नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई और इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं कर सकती है जिससे कि वोट उसके फेवर में स्विंग हो जाए। दूसरा ये बिल्कुल सही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल डिसाइड होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के शेड्यूल आता है जिसमें कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं तो वो तुरंत आ जाता है और बाद में जैसे ही ये खत्म होता है, इलेक्शन होता है, तो फिर से उसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू होता है कि भाई आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हट गया है। यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एक हमें रामसार कंजर्वेशन साइट है, उस साइट के बारे में हमें बताना है। इसमें दिया है कि इसे कंवर झील के नाम से जानते हैं जो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में है और ये बिहार के बेगूसराय ज़िले के अंदर है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप ओवर है सेंट्रल एशियन फ्लाई वे में। ठीक, यहाँ पे लगभग 58 प्रकार के जो माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स हैं वो इसको एक रेस्ट के जैसे यूज़ करते हैं, रिफ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं। हमें बताना है कि ये रामसार साइट कौन सी है। आसान कंजर्वेशन साइट, कबरताल वेटलैंड, समसपुर या फिर संदी बर्ड सेंचुरी। देखो, अगर जैसे ही कंवर झील के बारे में नाम आ जाता है तो हमें पता होना चाहिए कि कंवर झील का दूसरा नाम कबरताल वेटलैंड है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया क्योंकि बेगूसराय जिले के अंदर ये कबरताल वेटलैंड है। बाकी ये समसपुर बर्ड सेंचुरी और ये सांडी बर्ड सेंचुरी, ये दोनों ही जो हैं ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कबरताल जो वेटलैंड है ये सेंट्रल एशियन जो अपना फ्लाई वे है जहाँ माइग्रेटरी बर्ड उड़ते हैं साइबेरिया की तरफ से। ठीक है, उनका ये एक बोल सकते हैं कि स्टॉप ओवर है यहाँ पे। और इस कबरताल वेटलैंड के अंदर वल्चर यानी कि गिद्ध भी पाए जाते हैं। यहाँ पे आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। कल अपना जो क्वेश्चन था कि अपने देश में जो कुसुम योजना चल रही है वो किससे रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिया है। गगन हिरेमथ ने, मोहित कुमार ने, फिर विक्की गुप्ता ने, आरती मेहरा ने
और ये पतित पावन स्वाइन जी ने, विजय कुमार गुप्ता ने, रोयल सेरा, छाया यादव ने, निखिल सिंह ने, ठीक है। और इसके बाद राम सैनी, सीमा यादव, जैनब खान, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया है। और आज आपको ये बताना है कि हमारे देश अंदर टोटल कितनी रामसार साइट्स हैं, ठीक है। टोटल हमारे देश के अंदर कितनी रामसार साइट है। और इस वीडियो के अंत होने पे आप करेक्ट, नॉट करेक्ट, स्किप, सिली मिस्टेक कितना किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप ये भी बता सकते हैं। और इन वीडियोस को आप अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनका फ़ायदा उठा सके। तो ओनली ऐसे जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म